बोलना चाहिए। मैंने बोला सर आप लोगों ने सारा टीम बिठा दिया मेरा। सर ने बोला क्या हुआ? सब कोई नजर नहीं आ रहा सर, जिसको मिल रहा है बोल रहा नहीं यार छोड़ दे, बहुत हो गया, मेरे को पैसे का अफसोस नहीं है, मैं तो तेरी दोस्ती के कारण आ गया था। सर बोले नहीं आप तो इतने दिन थे नहीं, कहां थे? बोले सर मैं तो कैश करवा रहा था, इसको कैश करवाऊंगा तब ना सर। उन्होंने बहुत समझाया, हिम्मत दिया, बोला होता है कोई बात नहीं, कोशिश करो फिर से। मैं बोला फिर से करूं सर? फिर से जीरो से? बोला कोई दिक्कत नहीं, शुरू करो। क्या बात करते हो सर, सारा लिस्ट खत्म हो गया मेरा। आपने 2 बोला था, मैंने 20-22 लोगों को डाला है, उसके बाद बोल रहे हो फिर से शुरू करने, सोच लो। 2 बताया गया था मेरे सीनियर ने मुझे, मैंने 20-22 का एंट्री की, उसके बाद फिर 1 महीने गैप मारा, 1 महीने के गैप में एकदम जीरो पे पहुंच गया। और उसके बाद सीनियर बोल रहा कोई बात नहीं मनीष जी, इतनी इजी वे में बोल रहा है जैसे कोई बात नहीं, ये चाय अच्छी नहीं तो दूसरी चाय बन जाएगी, कोई बात नहीं मनीष जी। अरे होता है यार, मैं हूं ना, जैसे बोले मैं हूं ना, मुझे याद आ गया मैं हूं, क्या हूं, एक स्पिल देना नहीं, मैं हूं। हाँ, और असली परीक्षा उसी वक्त शुरू हुई। 1 महीना उसके बाद जम के मेहनत किया, 4थी महीने में इन कर गया, पैसे नहीं आ रहे थे, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस अब, मैं ऐसा कोई महीना नहीं होता था जो डिसाइड नहीं करता था कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, हर महीने डिसाइड करता था। हकीकत है यार। मैं आज जब सालू और ये लोग मेरे बारे में बता रहे थे तो मुझे लगा कि किसी और के बारे में बताया। मैं ब्रिजेश सर से बोला सर अभी किनका है? बोला आपका ही। बोला मेरे बारे में हो रहा है ऐसा? अच्छा। तो आज स्टेज पे जाने के पहले लोग जब बोलते हैं ना डिटरमाइंड आदमी, क्या डिसीजन वाला, मुझे अपने पे हंसी आती है 10 साल पहले मैं कैसा था यार, क्या डिटरमाइंड था, हर महीने डिसाइड करता था इस महीने आप छोड़ दूंगा। जब मैं घर जाता था ना, अपने घर मम्मी पापा के पास, हॉस्टल से निकल के वहां 10 दिन रहता था ना, वहां से डिसाइड करके आता था पढ़ाई लिखाई करूंगा, ये सब नहीं करूंगा, बेकार का टाइम पास नहीं करूंगा। और वहां से आके जब हॉस्टल में आता था ना, वो मेरे डाउनलाइन प्रणव जी भी आज आए हुए हैं, प्रणव जी, पंकज जी, ये लोग ये आते थे, बोलते सर आज एक एंट्री का डेट है, जो सर चलो निकाल लेंगे। अपना ही प्लान अपने ही कैंसिल। जैसे एक एंट्री का नाम सुनता था बॉडी में एकदम करंट आ जाता था। घर से सोच के आया छोड़ दूंगा, यहां आया डाउनलाइन बोला सर आज एक एंट्री निकलेगा सर, शाम में एक डेट है, तैयार, सुबह से इंतजार कर रहा हूं कब शाम होगा, कब शाम होगा। कोई नहीं बोला बेटे करने का है, खुद तैयार हो गया फिर से। तो 4 महीने हो गए थे और अच्छे पैसे नहीं आ रहे थे, एक पेमेंट के बाद स्थिति खराब थी, और 4 महीने बाद पता चला कि एक हमारे सीनियर आ रहे हैं, एक हमारे सीनियर आ रहे हैं। कहां से? दिल्ली से। हमारे यहां दिल्ली बहुत बड़ी चीज होती, दिल्ली। अच्छा हम लोगों से बड़े हैं? मैं तो सोचता था मेरे से बच्चे करते हैं, नहीं सब बड़े थोड़ी करते हैं। अरे यार वो बड़े हैं, उनके बच्चे हैं, हाँ उनके भी बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा। फिर पता चला वो नौकरी करते हैं ना, नौकरी करते हैं, उसके बाद डिस्टर्ब करते हैं। ठीक ठाक है ना? मेरी तो प्राइवेट नौकरी भी 5,000 की होती तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता, हकीकत बता रहा हूं। मुझे क्या पता कि ड्यूसॉफ्ट क्या चीज है ज्वाइन करने के पहले। तो मेरी तो 5,000 की नौकरी रहती तो भी मैं ड्यूसॉफ्ट नहीं करता। मैं तो सोचता मैं ही बॉस हूं, दूसरा कोई है धरती पे, मेरी नौकरी लग गई है। मुझे पता चला गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, अरे वो उसके बाद ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं। मुझे लगा क्या दिक्कत आ गई भैया, ऐसी आदमी सही सलामत होगा था। हाँ? और उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग देखा, अच्छा लगा, पर अंदर से मैं था कि आदमी पे ही भरोसा नहीं था पूरा। मुझे जो सीनियर आए थे ना दिल्ली से, मुझे उन पे ही पूरा भरोसा नहीं था। तो मैं पूरी तरह से वो जो बात बोल रहे थे अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पर मैं तालियां नहीं बजा रहा था। मुझे लग रहा था आदमी कैसा है ये, पहले ये जज करूंगा। और आदमी जज करने के लिए सीटिंग होनी चाहिए ना, बैठना चाहिए सामने सामने। जज तो तभी हो गया ना जब साथ बैठेंगे। मैंने अपने सीनियर चिंटू सर को, रणवीर सर को बोला मेरी मीटिंग करवा दो सर से आप। ठीक है कोई बात नहीं हम लोग चलेंगे। चले नहीं नहीं मुझे अकेले में मिलना है। मैंने बोला मुझे अकेले में मिलना है। मेरा डाउनलाइन मुझे जब बोलता था ना अकेले में मिलना, मैं अकेले क्या मिलेगा मेरे साथ चल। मैं जब अपलाइन को बोलता था ना अकेले में मिलना, ठीक है मनीष जी हम लोग नहीं मिलेंगे, आप मिल लेना उस टाइम में। मुझे उस समय अंतर नहीं समझ में आता था, ये सब अंतर मुझे 2 साल बाद समझ में आई
कि मैं कैसे बिजनेस बिल्ड होता है। ये सिखाया नहीं जाता है, ये एक्टिविटी किया जाता है और बिजनेस बिल्ड हो जाता है। मेरे अपलाइन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों की समय है सर के साथ, हम लोग नहीं मिलेंगे, आप मिल लीजिएगा। वो लोग गए, साथ में मेरे गए, सर से इंट्रोड्यूस करवाया और बोला सर बहुत होनहार लीडर है हमारी टीम का और एकदम बहुत जल्दी रॉयल्टी जाएगा। मेरा दूसरा पेमेंट का ठिकाना नहीं है, रॉयल्टी जाएगा बोल रहे हैं। और सीनियर के सामने बोल दिया तो अपनी भी बाँछें खिल गई। मैं भी खुश लगा कि बहुत दिल्ली से कोई आया, इतना बड़ा सीनियर है, दिन रात हम लोग कई दिन से मेहनत कर रहे थे। वो लोग बोले सर हम लोगों का 5 मिनट का एक काम है, कुछ लोग आए हुए हैं उनसे मिल लेते हैं, आप सर मनीष जी से बात करो और मैं आता हूं। और बोल के वो लोग चले गए। मैं बैठा अंदर में, वो बोले और मनीष जी बहुत तारीफ आपकी अपलाइन कर रहे थे। सर मैंने काम बहुत किया है ना सर, बहुत एंट्रियां दी हैं सर, वो तो इन लोगों की गलती थी कि मेरी एंट्री सारी बेकार चली गई। मैं क्या बोला, वो तो मेरे अप्लायंस की गलती थी जो सारी एंट्रियां बेकार चली गई। मैं तो सर एकदम आग लगा देता सर, ये लोग साथ दे तब ना। अंदर जाके मैं बोल रहा हूँ अपने सीनियर को, राइट। सीनियर मुस्कुरा रहे हैं, वाह। फिर बोला सर बाकी बात तो मैं तो कुछ भी कर दूंगा सर, टेंशन नहीं लेना, आप मेरे को साथ दे दो, आप मेरे को साथ दो सर। बोले आपकी इतने अच्छा अप्लाई नहीं, ये साथ दे रहे हैं। तो सर साथ क्या दे रहे हैं, साथ मैं कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं सर। यार इतने अच्छे अप्लाइन है आपके, ये सब है, बहुत नॉलेजेबल है, ये है। अब वो तारीफ करने शुरू कर दिए मेरे अप्लाइन की। मुझे लगने लगा ये आदमी सही नहीं है, मेरी तारीफ नहीं करके उन लोगों की कर रहा। मैंने एक सवाल उनसे पूछा, ये सवाल मैं बहुत लोगों से पूछा था, जितने भी अप्लाइन मिले ना, इवन मैं आगे बढ़ते हुए ऋषि सर से भी जब पहली बार मिला था तो यही सवाल पूछा था। तो ये सवाल मैंने उस अपने अप्लाइन से पूछा कि सर एक चीज बताइए, फिर तो मुझे किसी की जरूरत नहीं सर। बोले क्या आप बात करते हैं मनीष जी, पूरी टीम साथ है आपकी। मैं बोला सर एक चीज बताइएगा मुझे, मैं स्टूडेंट, आपका उम्र तो सर, आपके तो बाल बच्चे हैं, आपकी नौकरी है, सब है, मैं स्टूडेंट हूं और मैं लाइफ का वो इंपॉर्टेंट टाइम यहां पे लगा रहा हूं जो मुझे रिटर्न दोबारा नहीं मिलेगा, और यहां से मेरी जिंदगी डिसाइड होगी मैं कहां जाऊंगा। मैं वो साल दे रहा हूं, आपने जो बोला ड्यू सॉफ्ट को, उस समय तक मैंने सोचा मेरा ड्यू सॉफ्ट है, मैं बोला आपके ड्यू सॉफ्ट को मैं दे रहा हूं और मेरा लाइफ यहां से फिर बैक नहीं होगा सर। तो आप बताइए क्या ये कैरियर है? मैं ऐसे पूछा और ऐसे उनको देखा, मैं सोचा मैंने बम मार दिया है, अब तो हालत खराब हो गई सीनियर की। आज समझ में आया किस हीरो से पकड़ा पड़ा है। सीनियर मुस्कुरा रहे थे, बोले बहुत अच्छा सवाल मनीष जी, और सीना चौड़ा है, सही अच्छा सवाल पूछा, उसके बाद बहुत अच्छा सवाल। हम बोला हाँ सर बताइए। बोले मनीष जी एक बात बताइए, आप पे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, किसको किसको आपको देखना होता है? बोला मेरे को क्या देखना है सर, वो तो मम्मी पापा मेरे को देख रहे हैं, मैं किसको देखूंगा? अभी तो घर से आता है तब दौड़ रहा हूँ ड्यू सॉफ्ट में, अभी ड्यू सॉफ्ट के पैसों से नहीं दौड़ रहा हूँ सर। मैंने बोला उनको मैं ड्यू सॉफ्ट के पैसों से नहीं दौड़ रहा हूँ सर, वो 1200 रुपये मेरे आए हैं सर, और मेरे घर से 35-40 हजार रुपये लगा दिए इसमें। बोले आपके ऊपर किसी की जिम्मेवारी नहीं सर, अभी तो मैं खुद ऐसे, अभी क्या मैं तो बच्चा हूं सर, मेरे ऊपर किसकी जिम्मेवारी? बोले अगर आपकी लाइफ यहाँ पे, अगर आपके साथ आपको लगता है ये कैरियर नहीं है, यहाँ पे ये स्टॉप होता है, तो आप तुरंत रास्ता बदलोगे, आपके पास ऑप्शन है। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी नौकरी को छोड़ने की डिसीजन ले चुका हूं, मैं बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर चुका हूं, कुछ टर्म्स कंडीशन में बंधा हुआ हूं, इसलिए इमीडिएट नौकरी नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अप्लाई कर चुका हूं, माइंड सेट कर लिया हूं। मैं कितना बड़ा, अगर ये कैरियर नहीं होता तो क्या मैं ऐसा करता? मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। उस समय मुझे ये बड़ी बात नहीं लगी, पर घर गया और मैं सोचा सही में एक 35 साल का आदमी अगर अपना नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के इस बिजनेस को करने को तैयार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी के साथ रह रहा है, घर है उसके, घर वो नौकरी छोड़ेगा, घर छूट जाएगा, वो दिल्ली में रहते थे, उनकी सैलरी बंद हो जाएगी, और फिर भी ड्यू सॉफ्ट के लिए वो नौकरी को छोड़ने को तैयार है, यानी जरूर कैरियर है यार, तभी तो। और उनकी वो बात दिल से लग गई और लगा कि कैरियर है, जी जान लगा दो यहाँ पे, और उसके बाद जी जान लगाया। और इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा आनंद सर को, जिन्होंने पहली बार मुझे ये चीज बताया था। और बिजनेस शुरू किया
मेहनत किया, खूब मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। डेली जाता था, लौट के आता था। फिर सीनियर ने बोला, यार कैसे काम करते हो मनीष जी, आप साथ ले चलो। मैं सोचता था कि मेरे से स्मार्ट कोई है नहीं। पहली बात, मैं अपने किसी सीनियर को स्मार्ट जल्दी अपने से नहीं समझता था। ये गलती कह लो, जो कह लो, बाद में समझ आई, उस समय नहीं समझ में आई। मैं अकेले जाता था, सब कुछ खुद करता था, और मैं अपनी डाउनलाइन की खूब डांट लगाता था। मुझे लगता था आप पहली बार तो लाइफ में मौका मिला है यार, आज तक स्कूल में मॉनिटर नहीं बना। यहाँ मैं बात बात में, पंकज जी बैठे हैं, प्रणव बैठे हैं, यार तुम लोग क्या करता है, मेरे को देख, जहां जाता हूं रिजल्ट निकाल लेता हूं, क्या करता। मैं कहीं पे गया फॉलोअप करने, वो बोला ठीक है कल जी ऐसा है, मैं कल ज्वाइन करूंगा। कल डाउनलाइन को बोलता था चल जा प्रणव, चल जा पंकज जी आप चल जाओ। वो लोग जाते थे, बोला सर वो बोला नहीं करेंगे। यार कोई टैलेंट नहीं है तेरे में, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं हाँ बुलवा के आया, तू ड्राफ्ट नहीं ले पाया। ऐसे में अपने डाउनलाइन को बोलता था। वो तो मतलब ऊपर वाला मेरे साथ था, मेरे अपलाइन मेरे साथ थे, जिन्होंने इन लोगों को संभाला। इनको कभी डांटा नहीं, फुचकारा, इनको भी मेरी तरह शाबाशी देते रहा, मुझे पता ही नहीं चला। और ये लोग अच्छे बन गए और मेरी टीम अच्छी हो गई, और तब फिर मैं सबसे बाद अच्छा हुआ, सबसे लेट रहा मैं सही गाड़ी पे बैठा था, इसलिए सही जगह पे हूं। मैं ड्यूसअप में बैठा था, अपलाइन सही थे, सही जगह आ गया। तो मैं जब अपने घर से, मेरा घर और जहां मैं पढ़ता था पटना, ये 300 किलोमीटर की दूरी थी, तो ट्रेन से आता था। ट्रेन में जब आता था ना, तो लोग पूछते थे, बैठ के आते थे, बस में आते थे, तो लोग पूछते थे, बाजू वाले बात करते हैं ना, वो बात करते थे, और बेटा क्या करते हो? बोला अंकल जी पढ़ाई करता हूँ। अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छा, खूब मन लगा के पढ़ो। घर जाता था ना, रिलेटिव आते थे, कोई मेरे रिलेटिव आते थे कुछ, वो बोलते थे और जी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ अंकल जी। बहुत अच्छा मन लगा के पढ़ो। और सुना तू कुछ और कर रहा है? नहीं अंकल जी वो तो साइड से इसी तरह थोड़ा बहुत कर। क्या कर रहा है वो? सर कुछ नहीं, वो ड्यूसॉफ्ट है उसी तरह कर रहा हूँ। वो सब मत किया कर, लाइफ तेरी खराब हो जाएगी, पढ़ाई कर ठीक से। मैं जिसको बोलता था ना, वो मुझे डांटता था, बेकार काम कर रहा है, पढ़ाई कर ठीक से, मन लगा। मैं आता था, फील्ड वर्क करता था पंकज जी के साथ अपने शहर में, और शाम दिन भर दौड़ा धूपा, कोई ज्वाइनिंग नहीं मिला। घर आया शाम में, मम्मी बोली बेटा खाना ला, वे मूड खराब है, खाना होना नहीं, वे फंस गया काम है। मैं बोलता था मम्मी को, मम्मी बोलती थी बेटा छोड़ दे, अरे इतना पैसा तू डुबाया और 7,000 डुबा ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा, छोड़ दे, पढ़ाई कर, टेंशन मत ले। वो देखती थी खाता पीता नहीं है, गुस्से में रहता, चिड़चिड़ा हो गया। मैं अपने पड़ोसी को प्लान दिया, उसको बोला यार खूब पैसे आ रहे हैं, चेक आ रहा है, मजा कर, बिजनेस कर, शानदार है। बोला हाँ करूंगा यार, परसों करता हूं, परसों ज्वाइन करता हूं। और मम्मी लोग बाजू में घूमती है ना शाम में, वो घूमने उसके घर गई, उसकी मम्मी बोली मेरा बेटा भी वही काम करेगा जो आपका बेटा करेगा, बहुत पैसा आ रहा है ना उसको। कहाँ आ रहा हो? तो बेचारा फंस गया, परेशान रहता है। मैं परसों उसके घर, चल बैंक चल। बोला किस लिए? अबे ड्राफ्ट नहीं बनाएगा, पागल समझा क्या? तेरा सब मम्मी तेरी आई थी, बोली तू फंस गया। हाँ मेरा घर से मेरे घर में ही मेरा पोल खोल। किसी को मैंने प्लान बताया, वो उस लड़के के पिताजी मेरे पिताजी को जानते थे, आए और बोले सर सुना आपका लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है, पटना गया पढ़ने, वहीं पे कुछ नया कंपनी शुरू किया, कंप्यूटर। मेरे लड़के को बताया, वो भी करना चाह रहा, डाल दो उसको भी। मेरे पिताजी ने बोला मेरा बेटा तो हाथ से गया, अपने बेटे को बर्बाद करना चाहते हो तो डाल दो। मैं परेशान कि भाई मेरे माँ बाप हैं या मेरे दुश्मन हैं? हाँ मैं तो सोचता था कि पॉप हैं, डीडीएलजे वाले पॉप, ये तो अमरीशपुरी निकल गए। हाँ पूरी की पूरी। और बड़ी परेशानी, मुझे अपनी गलती कहीं समझ में नहीं आती थी। मैंने सीनियर को बोला सर मैं तो धमाल मचा देता सर, मेरे घर वाले ही साथ नहीं दे रहे। बोले क्या क्यों नहीं दे रहे? सर क्या बोलूं, उनको मेरे से क्या जलन है। आदमी जब कुछ नहीं करता फ्रस्ट्रेट होता है ना, उसे हर दुनिया में सब कुछ खराब लगता है। मतलब उस समय अगर मुझे मौका मिले माँ बाप बदलने का तो माँ बाप बदल लूं वाली स्थिति था। मुझे इतना गुस्सा था, मुझे लगता था ये मेरा अच्छा देख नहीं सकते। तो बोला मेरे माँ बाप सर वैसे किसी को नहीं मिले, भगवान करे, वो तो मेरे ही जड़ खोद रहे हैं। हाँ मैं जिसको बोलता, जिसको तैयार करता हूँ उसको नहीं बोल देते। बोला ऐसा वो क्यों करेंगे? नहीं सर करते हैं, आपको क्या पता, आप लोग लकी हो। बात हुआ, थोड़ी देर बाद बात हुई,
सर ने बहुत कुछ पूछा, उसके बाद बोला मनीष जी गलती मम्मी पापा की नहीं, गलती आपकी है। जब मैंने सब कुछ बताया, उन्होंने बोला आप घर में जाके बोलते क्यों हो कि खाना नहीं खाऊंगा, आज कुछ नहीं हुआ। बोले तो क्या बोलूं, जब कुछ नहीं हुआ तो क्या बोलूंगी, बहुत अच्छा रहा आज दिन। बोले बोल के देखो, बोल के देखो। मैं बोला मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा सर। बोला झूठ कहाँ है, तुम एक्सपीरियंस ले रहे हो लोगों से, तुम सीख रहे हो, लोगों से मिलो, एंजॉय करो, घर जाओ बोलो अच्छा रहा। बोला कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा कैसे अच्छा बोल दूंगा। बोला कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा कैसे अच्छा बोल दूंगा। बोला यार पहले दिन तू एक्सीलेटर पकड़ेगा तो गाड़ी चलाना सीख लेगा, थोड़ा तो झटका लगेगा, वो झटका लग रहा है टेंशन मत ले। बोले तू बोल के 1 महीना देख। फिर मैं अपने घर गया 15 दिन के लिए। जब घर बाहर से आऊं, मम्मी पूछी खाना, गुस्सा तो आए पर सीनियर का बात याद आया कि ट्राई मार के देखता हूं। मुझे अपने सीनियर को प्रूव करना था कि वो भी गलत है, मुझे ये प्रूव करना था, इसलिए मैं ट्राई मार रहा था। मैंने बोला हाँ मम्मी खाना लगाओ, भूख लगी, आज बहुत अच्छा काम रहा। और 10 दिन ऐसे हुआ ना, और उसके बाद एक बंदा आया, बोला भैया मैं भी करूंगा। मैं बोला किसने बताया तेरे को। आंटी जी ने बताया था, आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत शानदार आपका काम चल रहा है। मुझे लगा यार मेरा अपलाइन नॉलेज वाला आदमी है, नॉलेज है। पर मैं बोला मैं बहुत अकड़ू था, मैं बोल नहीं सकता था कि आप बहुत नॉलेज है। बोला उसको तो ज्वाइन करवा लिया। फिर सीनियर के घर पे, चिंटू सर के घर पे फोन था, उनको फोन लगाया, सर मेहनत कर करके आखिर रिजल्ट निकाल लिए सर। सबस मैं जानता था आप निकालेंगे, अब और निकालिएगा, अभी रुकिए। तो मैं प्लान किया, देख रिजल्ट आया, अब आऊं, अब वो संभालेगा, उसको मैं ऑर्डर दूंगा ऐसे कर ऐसे कर, वो अपना करेगा। बोला आप रुक जाओ। मैं बोला सर रिजल्ट आ गया, अब दूसरे शहर में जाऊं। बोला नहीं 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 वहीं पे रुको, अभी टीम बनाना है। उसके बाद न जाने क्या हुआ, पिताजी जब आते थे बोलते थे बेटा और कैसा चल रहा है। अरे पापा मजा आ रहा, आप देखना 2 साल में कौन सी गाड़ी चाहिए आप बता दो सिर्फ। उन्होंने बाइक बोला, मैं बोला बाइक नहीं पापा, कार, कार बताओ, कार कौन सी चाहिए। बोला बेटा क्या मजाक कर रहे हो। बोला पापा सही बोल रहा हूँ, अब देखो तो, आप तो मेरे, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है ना, देखो तो 6 महीने से कर रहा हूँ ना, क्योंकि 6 महीने में कुछ नहीं कमाया था। मैं बोला 6 महीने से कर रहा हूँ ना, मैं कभी बोला अच्छा, अभी बोल रहा हूँ अच्छा हो रहा है। बोले हाँ बात तो सही है। उसके बाद पिताजी भी कई जगह बोलने लगा मेरा बेटा बहुत अच्छी जगह सेट कर गया, ये हो गया, जिसको प्लान दूं तो अगर कोई पिताजी का दोस्त का लड़का हो ज्वाइन कर जाए। मुझे पता ही नहीं चला कि यार इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बिजनेस में, और उस इन्वायरमेंट को हम खुद क्रिएट करते हैं। उस इन्वायरमेंट को हम लोग खुद क्रिएट करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। फिर पटना बैक किया। जब पटना आता था तो लोग पूछते थे और क्या कर रहे हो, फिर बोलता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मन लगा के पढ़ो। किसी को बोलता नहीं था ड्यू सॉफ्ट। कोई पूछता था ना, सुना तू कुछ और कर रहा है, नहीं वो तो इसी तरह टाइम पास के लिए थोड़ा समय में रहता है तो कर लेते हैं। वो डांटता था मुझे, समझाता था बेकार काम कर रहा है। मैंने सीनियर को बोला सर, उन्होंने बोला रिलेटिव्स को प्लान दो, बहुत दोस्त को दिया, आप रिलेटिव्स को दो। बोला सर रिलेटिव्स को नहीं सर। बोला क्यों, बहुत डांटते हैं सर। बोला क्यों, बोलते ये सब बेकार कर रहे हैं। बोला क्यों ऐसा बोलते हैं यार, मेरे को तो आज तक नहीं बोला। क्या होता है, मैंने घटना बताया, ऐसे होता है सर, ऐसे होता है सर, ऐसे होता है। बोले लो, उन्होंने कुछ मुझे उपाय बताए, करोगे ऐसा। सर कोशिश करूंगा। जाओ करोगे एकदम अच्छा होगा। फिर घर गया, एक रिलेटिव आए हुए थे। पहले जब भी कोई रिलेटिव पूछते क्या कर रहे हो तो बोलता था पार्ट 1 में एडमिशन लिया हूं, क्योंकि एडमिशन ड्यूस और पार्ट 1 लगभग एक साथ मैंने लिया था, तो पार्ट 1 में एडमिशन लिया हूं बोलता था। वो पूछे और क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है। सीनियर ने जो सिखाया था वही बोल दिया मैंने। बोला पढ़ाई तो साइड से चल रही है अंकल जी, अभी एक नया बिजनेस शुरू किया हूं। बिजनेस किस चीज का। बोला बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा हूं। बोला बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा हूं। उन्होंने बोला क्या है बताना। बोला अंकल जी उसी बिजनेस को बनाने के लिए मैं यहां आया हूं और मेरी एक मीटिंग है कुछ लोगों से, मैं अभी जा रहा हूं, शाम में आता हूं तो आपसे बात करता हूं। बोल के चल दिया। वो अंकल जी पूरे दिन घर में परेशान, मम्मी से वो कर क्या रहा है लड़का। बोली मुझे भी पता है एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आजकल बड़ा खुश रहता है। बोलता है लाइफ बदल गई है मम्मी, कार खरीद लूंगा मम्मी 2 साल में। अंकल जी को आग लग गया। वो शाम में जाने वाले थे मेरे आने से पहले। मैं आया, बोला अरे नमस्ते अंकल जी, आप गए नहीं। नहीं बेटा मैं सोचा तुमसे मिलके जाऊं, कर क्या रहा है तू आखिर। बोला कर क्या रहा है आखिर तू।
बोला अंकल जी थोड़ा हाथ पैर धो लूँ, थोड़ा खाने पाना हो जाए। मुझे पता है उनकी 9 बजे ट्रेन है और मैं घर में ही 8 बजे आया था, और मैं पता कर लिया था कि वो बैठे हैं, क्योंकि वो बैठे अगर नहीं रहते ना, वो जा चुके होते तो मैं 6 बजे खाली था। मैं 2 घंटे रोड पे इसी तरह खड़ा रहा था कि उनको फील हो, उनको फील हो। मैं हाथों बहुत बिजी रहा अंकल जी, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलना पड़ा। थोड़ा सा बस खाना वाना खा रहे हैं। बेटा जल्दी बता, मेरी भी गाड़ी है। मुझे पता था मुझे अंकल जी को ज्वाइन नहीं करवानी है। वो 50 साल की व्यक्ति को ज्वाइन करवाऊंगा, अंकल जी दिन रात मुझे डांटेंगे। हाँ, उनका लड़का है, मेरा टारगेट वो था, मेरा टारगेट वो था। और एक ड्यूसॉफियन को उसका टारगेट पता होना चाहिए कि क्या है और वो क्यों कर रहा है। मैं खाना खा रहा था, वो भी खा रहे थे, वो बार बार घड़ी देख रहे थे। मैं टेंशन ना लो अंकल जी, मैं छोड़ दूंगा आपको। मुझे तो पता ही था कि छोड़ना है आपको, आपको बताना कुछ नहीं है। वो बोले अच्छा बेटा और इसमें करना क्या पड़ता है क्या है? अंकल जी एकदम नए जमाने की चीज है, मार्केट में एकदम छा जाएगी अभी। है क्या, है क्या? ये तो मैं बताने वाला उनको था नहीं। वो जब पूछते थे बोले अंकल जी एकदम यूएसए में ये टेक्नोलॉजी हिट है। हाँ बेटा करना क्या होगा? कुछ नहीं है अंकल जी, बस कुछ लोगों से, वो तो मैं एकदम 2 मिनट का काम है बताऊंगा, बस थोड़ी बहुत आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद तो धड़ल्ले से। और मैं हूं ना अंकल जी। फिर भी बेटा करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं है अंकल जी। किसमें पैसे आते हैं अंकल जी? इसमें लोग कमा रहे हैं ऐसे वैसे। फिर मुझे करना क्या पड़ेगा? अंकल जी आपका टाइम हो गया, जल्दी कर लो आप। बोले लेकिन तुमने बताया नहीं। बोले अंकल जी ऐसा करो, बबलू कुछ कर रहा है क्या अभी? कहां कुछ कर रहा, नालायक दिन भर घर में बैठा रहता है, रोटियां तोड़ता है। क्यों, वो क्यों, उसको क्यों नहीं बोलते? मैं उसको अपने साथ रखूंगा, उसको बताऊंगा, उससे होगा। मैं हूं ना अंकल जी, होगा क्यों नहीं? वो कर सकता है बेटा, बस अंकल जी कर सकता है। बिजनेस है, आप कितना लगा? बेटा मैं तो 5 लाख लगा दूं उसके लिए। मैं बोला 5 लाख की जरूरत नहीं, 10,000 में हो जाएगी अंकल जी, आप चाहो। है क्या 10,000 में कैसे होगे? बोला अंकल जी आपकी ट्रेन है, बबलू को संडे में इतने बजे रविंद्र भवन में भेज दो, 10 बजे वहां उसको पता चल जाएगा। बबलू आया, मेरे से मिला नहीं, बाहर 50 रुपए की टिकट कटाया, हॉल में घुस गया, हॉल में मेरे को मिला। बोला तू या पापा भेजे, बोले देख क्या ना करना है तेरे को। अब सोच लो, ऐसी अपॉइंटमेंट मिले तो काम कितना आसान होगा। जो बंदा घर से चला कि मुझे वो काम करना है, यहां तो घर से आदमी चलता है नहीं करना। मेरे सीनियर के बताए गए उपाय से क्या हो गया, वो घर से चला, मेरे को करना है। मुझे लगा यार ऐसी उपाय तो मैं नहीं जानता था। मैंने कहा चिंटू जी आप ग्रेट हो, एक जोरदार तालियां मेरे अपलाइन के लिए। उसके बाद तो बिजनेस बदल गया यार। ये बिजनेस है शानदार अपॉइंटमेंट लेने का। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना आ गया, बिजनेस बहुत आसान है। लोग बोलेंगे मैं करूंगा, सबसे गलती क्या होती है? लोग फॉलो अप के वक्त जाके ध्यान देते हैं, सर वो नहीं मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? बीज ही गलत लगी थी, शुरुआत ही गलत हुई थी, अपॉइंटमेंट ही गलत हुई थी, जबरदस्ती प्लान हुआ था। मेरे अपलाइन, अरे मेरा अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, वो बोलता था तू बस में जाता है कौन सा सीट लेता है? मैं बोला साइड वाला। बोला मैं तो बीच वाला। बोला क्यों? बोला साइड वाला में तो एक आदमी से बात करूंगा, बीच वाला रहूंगा दोनों साइड से बात करूंगा ना। मतलब लोग, मतलब उसके बाद जो टीम बनी, लोग इतने पैशनेटेड थे, लोग इतने जुनूनी और पागल थे बिजनेस को लेके, और तरह तरह के उपाय सोचते थे। और रास्ते में कोई मिल जाए, वो बोलता था और बेटा पटना रहते हो? हाँ अंकल जी। क्या पढ़ाई करते हो? बोला नहीं अंकल जी बिजनेस है। अच्छा किस तरह? अंकल जी बहुत बड़ा बिजनेस है, 10 डिस्ट्रिक्ट जहां जहां काम चलते थे नाम गिनवा देता था। कितनी उम्र हो गए बेटे? अंकल जी 20 साल का हूं। इतना सारा पिताजी करते? नहीं अंकल जी मैंने खड़ा किया बिजनेस। हाँ पढ़ाई बेटा क्या कर रहे हो? बोला अंकल जी अभी तो पार्ट 1 में एडमिशन ही लिया हूं। बेटा है क्या? बोला अंकल जी बहुत शानदार चीज है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। है क्या अंकल? मैं उसको ये सब 4 चीज बताने से पहले बातचीत में पूछ लिया, बच्चे हैं बच्चियां है क्या है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, सब कुछ। और पता चला कि उसका लड़का कहीं इंजीनियरिंग कर रहा है। बोला अंकल जी उसके लिए तो ये समझो रामबाण है। वो जो नौकरी करके निकलेगा ना, वो जो नौकरी करके निकलेगा ना और 10,000 की सैलरी के लिए कैंपस में इधर उधर जाएगा, उससे अच्छा 3 साल में इस बिजनेस से कार खरीद लेगा, 50,000 रुपया महीना पहुंच जाएगा और डिसाइड करेगा नौकरी करना है कि नहीं। ये है मेरे पास उपाय अंकल जी। मेरे अपलाइन ने जो जो पॉइंट आए थे वो पॉइंट आज आपको बता रहा हूं, ये अपॉइंटमेंट क्या होता है।
उसने बोला था बेटा अपॉइंटमेंट का मतलब सामने वाले को एक्साइटेड कर दे, और उसको कुछ पता भी नहीं चले करना क्या, वो कंफ्यूज है, पर उसको ये क्लियर पता हो कि ये बिजनेस है, ये नहीं कि चाय की पार्टी है, ये नहीं कि नाश्ता है, खाना है, क्या है, उसको पता हो एकदम क्लियर कट कि बिजनेस है, और वो एक्साइटेड हो सुनने के लिए, और उसको कुछ पता नहीं हो कि क्या है कैसे है। उसने बोला था, वो बोला जाओ बातें करो उससे, और बात का तरीका आपको पता है, FORM अपलाइन ने सिखाई है ना, हाँ, जाओ उसके फैमिली के बारे में बात करो। ये भी संदर्भ बड़ा अच्छा याद आया, आनंद सर आए थे और बताया था FORM हम लोगों को, फैमिली की बात करो, पूछो बच्चे कैसे हैं क्या हैं। तो मेरा एक एसोसिएट था, वो आया, बोला सर आज तो पूरा दिन खराब हो गया। क्या? आनंद सर ने जो ट्रेनिंग दिया मैंने वैसा ही किया और पूरा झगड़ा हो गया। बोले क्यों? बोला जाके मैंने पूछा, मेरा दोस्त था तो उसकी सिस्टर मिल गई, तो पूछ लिया उससे और कैसी हैं और क्या हालचाल है और आपके बच्चे कैसे हैं। तो मेरा दोस्त कि दीदी की शादी नहीं हुई तो ऐसा कैसे पूछ दिया। तो आनंद सर थे शादीशुदा आदमी, तो उन्होंने वैसे पूछा था, तो इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस हर जगह लगता है। तो उन्होंने बताया कि पहले फैमिली के बारे में बात कर, FO ऑक्यूपेशन काम धंधे के बात कर। काम धंधा अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर मेरे जैसा लड़का है तो पूछ अभी तेरा चक्कर कैसा चल रहा है, गोटी सेट हुई या नहीं हुई। काम धंधा अलग अलग है भैया। किसी की दुकान नहीं पूछेगा दुकान कैसा चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं पूछेगा धंधा कैसा चल रहा है, तो गलत होगा। जो जैसा है, रणविजय सर का जितना ग्रुप था ना, वो डेली एग्जाम हर संडे को देता था। वो हर किसी से पूछते थे और ये वाला फॉर्म भरे, वो वाला फॉर्म भरे। मैं सोचता था इनको डिसोट में ज्वाइन करवाना, ये फॉर्म क्यों पूछते हैं, रेलवे का भरा, बैंकिंग का भरा। बाद में समझ में आया उसका धंधा वही था, डेली हर हफ्ता हर स्टूडेंट भरता है बैंकिंग रेलवे, तो ये पूछते थे। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि सबसे पहले उसकी फैमिली, फिर ऑक्यूपेशन, फिर उसकी हॉबी, और क्रिकेट चल रहा है यार, खेल रहा हो, बोलेगा खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा, नहीं यार कहाँ समय मिलता, क्यों हम लोग तो खेलते हैं यार, उसको ऐसा। उसके बाद आ जा मेन मैसेज पे उसका, और मैसेज के वक्त ऐसा नहीं कि मैसेज देने के वक्त, मैसेज जब आप बोले मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके वो बोले क्या है, आप बोलो बहुत जल्दी में हो, उसको बोलो सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, उसका बोलो यार चलते हैं थोड़ा जल्दी में है, बोलेगा ठीक है यार, और ठीक है यार चलता हूं। अरे यार एक चीज बता ना, तेरे को भूल गया, अभी दिमाग में आई यार, क्या बात करूं, एक शानदार बिजनेस आया है, पूरे इंडिया में फैल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। क्या है यार? यार मेरे पास अभी तो समय नहीं, मैं तो तेरे को पहले बोला मैं निकल रहा हूं। मतलब पहले उसको फील करवाओ कि आप जल्दी में हो, ये नहीं कि ये मैसेज दे दो उसके बाद बोलो मैं जल्दी में हूं, तो कंफ्यूजन होगा। ये चीज उसको पहले फील करवाना होता है कि आप जल्दी में हो, और तब ये चलते चलते उठते वक्त बोलना होता है। दो तरह अपॉइंटमेंट में उन्होंने दो अप्रोच मुझे बताया, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। मैं हमेशा बोलता था, वो मुझे सिखाते थे ऐसे अपॉइंटमेंट लो, ऐसे अपॉइंटमेंट लो। उन्होंने बोला मुझे कि बोलो, उसको बोलो एकदम बिजनेस आया, मैं एक नया बिजनेस कर रहा हूं, किसी को मिलो नया बिजनेस। बोलो कैसा? पूरे बिहार में फैला रहा हूं। जैसे बिहार सुनेगा वो ये नहीं सुनेगा पटना, पूरा बिहार। किसी को बोलो दिल्ली में फैला रहा हूं, उसके जगह बोलो पूरा इंडिया में मेरा बिजनेस फैल रहा है, और मैं कुछ टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा हूं, जुनूनी लोगों को जो अच्छा करना चाहते हैं। अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताना। वो बोलेगा क्वालिफिकेशन, बोला क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन तुझे पता नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं होगा ना, आपके जैसा को। बोला मेरा क्वालिफिकेशन नहीं पता है, जब मैं कर रहा हूं तो मेरा जैसा क्वालिफिकेशन वाला। इनडायरेक्ट आप क्या बोल रहे हो, तू भी कर सकता है। इनडायरेक्ट तो ये बोल रहे हो ना, क्योंकि आपका दोस्त आपके जैसे होगा। बोले कोई हो बताना यार, एकदम शानदार लाइफ बन जाएगी उसकी। बोलेगा क्या है यार, थोड़ा जल्दी में, पहले आप बोल चुके हो और आप आ जाओ, ऐसा करो इतने बजे, इतने तारीख को इतने बजे आओ, सोमवार को सुबह में आ जाओ या सोमवार को शाम में आ जाओ। ऐसे करके उसको ऑप्शन दिया जाता है। वो बायदी में बोलता है कि नहीं सॉरी मैं बिजी हूं, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मुझे तो लोगों को छांटना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं। उसको ये नहीं यार आ जाना प्लीज, दोस्ती का वास्ता तेरे को, प्लीज आ जाना भाई, भाई प्लीज आ जाना, सीनियर आ रहा है मेरा, वो नहीं आएगा। उसको ठीक है कोई बात नहीं यार, मेरे को ऐसे भी लिस्ट छाटना था, तू जो तू बोलता मैं आऊंगा तो मेरे ऊपर टेंशन आया था, किसको छाटूं। उसको बोलिए कोई बात नहीं यार, कॉन्फिडेंटली बोलिए उसको ऐसे। फिर वो बोलेगा बाय द वे, और वो बोलता है कि नहीं नहीं हाँ ठीक है मैं ऐसा करूंगा, सोमवार को शाम में नहीं, मंगल को सुबह में 10 बजे आ जाऊंगा। ठीक है यार आ जाना। फिर वो पूछे है क्या? बोले यार आ देख इसीलिए बुला रहा हूं तेरे को, है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छी चीज है, गारंटी बहुत अच्छा करेगा। भैया गारंटी वारंटी मत दिया करो,
कोई पूछे मेरे से होगा, बोलो यार मैं तेरी गारंटी कैसे ले सकता हूं, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, तेरी नहीं। क्योंकि जैसे आप गारंटी दीजिएगा ना, वो सोचेगा नीडी है ये, और जैसे बोलेगा ना गारंटी, यार तेरी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं, गारंटी मैं अपनी ले सकता हूं, मैं अपनी काम की ले सकता हूं, तेरी नहीं, वो सोचेगा कुछ दमदार चीज है, तभी ये गारंटी मेरे को नहीं दे रहा, अपनी ले रहा है। हम लोग रिक्वेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, आपने फिल्में देखी है, पुरानी फिल्में? हाँ, कितने लोगों ने देखा पुरानी फिल्में? बहुत, हाँ राइट, थैंक यू। याद है शादी के बाद दुल्हन घूंघट में आती है, वो सुहागरात वाला कमरा याद है? हाँ उस, अरे और जितने लोगों की शादियां नहीं हुई ज्यादा जोर से यस बोल रहे हैं। हाँ 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 भैया, हाँ मौका आएगा, चिंता मत करो। अच्छा, होता क्या है, पिक्चर का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सुहागरात के दिन लड़का जब कमरे में आता है, लड़का भी समा समा, लड़की भी समी समी, और घूंघट ऐसा होता है, और लड़की बोलती जल्दी आना यार, जल्दी आना, इधर गप्पे करनी है। बैठा रहता है ऐसे नहीं ना, वो आता है, उसके बाद वो क्या करता है, घूंघट उड़ाने की कोशिश, फिल्मों में देखा है ना, और लड़की फिर इधर मुंह कर लेती है, लड़का का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, नहीं? हाँ, वो फिर ऐसे मुड़ता है, फिर कोशिश करता है, फिर वो झटक लेती है, उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, क्योंकि बेचारा वो तो परेशान है शादी के वक्त से। पहले क्या होता था, लोग लड़कियां देख के शादी नहीं होती थी, और लड़की लड़के को नहीं देखते थे, लड़के लड़के को नहीं देखते थे, दोनों। तो जब शादियां होती थी तो लोग ऐसे, सहरा बंधा होता था, फूल माला ऐसे पड़ा रहता था, और ऐसे देखते थे कैसी दिख रही है, और दिखता कुछ नहीं था, वो सस्पेंस था, और सस्पेंस में आदमी बहुत एक्साइटेड रहता है और चाहता मेरी लाइफ पार्टनर कैसी है देखूं, लड़की भी चाहती रहती है। पर क्या है, ये जो खेल है ना, ये बड़ा मजेदार खेल है, और सारा मजा इसी में है। उसके बाद जिंदगी भर देखो, इधर से बेलना उधर से कुछ चलेगा, वो सब चलता रहता है। भावना को समझो यार, भावना में बह मत जाओ। मैं क्या बोल रहा था, चीजों को छिपाने में मजा है। अगर यहां पे कहीं पे एक चमकता हुआ पत्थर गिरे, मेरे पॉकेट से गिरे, और मैं इस माइक को छोड़ के वो नीचे पत्थर गिरा, मैं दौड़ जाऊं और वो पत्थर उठाऊं रखूं, आप बोलेंगे बहुत कीमती पत्थर था। और अगर यहां पे मैं ऐसे कर रहा हूं, एक पत्थर आ जाए, ऐसे ऐसे देखूं, ऐसे फेंक दूं, आप बोलेंगे वो बेकार चीज था। उसकी कीमत गिरने से, मेरे पॉकेट में होने से कीमत नहीं, मैंने कैसा बिहेव किया, इसके ऊपर आप कीमत आंकोगे। अपॉइंटमेंट भी सेम इसी तरह है, आप अपने बिजनेस को उसके सामने कैसे दिखाते हैं, वो दिखाना नहीं होता, वो छिपाना होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है सुहाग रात में कि दुल्हन कभी घूंघट हटाई ही नहीं होगी? महाभारत हो जाएगा यार, ओ फिर उसी दिन शादी टूट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको दिखाना नहीं है तो उसको बोल दिया प्लान दिखाना ही नहीं है उससे, ये मत सोचना सर बोले छिपाने तो जिंदगी भर नहीं छिपाना है, पर एक सस्पेंस क्रिएट करना है अपॉइंटमेंट में। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई मतलब उसको गारंटी नहीं। कोई बोले सर मैं अच्छा करूंगा ना, आप जो काम बोल रहे हो, बोले यार मैं अच्छा करूंगा उसमें, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, अपनी कंपनी की दे सकता हूं, अपने काम की दे सकता हूं। आप सोचो आपकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं? और फाइनली वो बोला ठीक है, मैं मंगलवार को सुबह 10 बजे आऊंगा। उसको बोलो यार कंफर्म कर ले, सोच ले, तेरा कोई काम अगर निकल रहा है ना तो प्रोग्राम कैंसिल कर दे, तू अपना काम कर ले। ये नहीं बोलो कि अपना काम छोड़ दो इसमें आना, वो नहीं आएगा। उसको बोलो इसको छोड़ दो, मीटिंग में मत आओ यार, तू अपना काम कर लेना। वो सोचेगा अच्छा काम है तभी ऐसा बोल रहा है, वो सोचेगा अच्छा काम है तभी ऐसा बोल रहा है। आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करना पड़ता है भैया। आदमी सबसे अनोखा चीज है धरती पे, भगवान ने बड़े फुर्सत में गढ़ा है और उसका दिमाग डाला है, और दिमाग तरह तरह के खेल दिखाते हैं। तो उसको अगर बोलोगे कि तू अपना काम छोड़ के आ रहे, काम क्या लाइफ बन जाएगा, वो बोलेगा ना ना कुछ गड़बड़ है तभी बुला रहा है। उसको आप बोलो सिंपल सी बात, भैया बाद में आना यार, फिर कभी आना, मैं फिर कभी ऐसा मौका लगेगा ही लगेगा। ये मत बोलो कि 4 दिन बाद लग रहा है, लगेगा ही लगेगा, 2 4 6 महीने बाद आना, तू अपना काम कर ले। नहीं यार आऊंगा, सोच ले यार, सोच ले, मैं नाम लिख लूंगा तो फिर तेरा तो कुछ नहीं है, मेरा कैरियर लगा है और बहुत सक्सेस आदमी आ रहा है, लाइफ मेरी तो उसने बनाई है, और तेरे चक्कर में मेरा अपना खराब ना हो जाए, सोच ले। फिर नाम लिखने के पहले यार 10 बजे, रात 10 बजे, नहीं यार तू 10 मिनट पहले आ जाना, तू 10 मिनट पहले आ जाना।
तू 10 मिनट वेट करेगा कुछ नहीं होगा, वो 1 मिनट वेट करेंगे ना मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। उसको ऐसे बोलो, इंपॉर्टेंस दो जो सीनियर है, और फिर नाम लिखो, 2-3 बार कंफर्म करो और इस तरह से नाम लिखो, आप देखो वो आएगा। ह्यूमन नेचर है। मेरे दोस्तों को जब मैं बिजनेस अपॉइंटमेंट सीख गया था ना, दोस्त पूछते थे क्या कर रहा है यार, बोला रुक यार कुछ कर, धमाका होने दे तब बताऊंगा। परेशान होता था, क्या कर रहा है, कुछ जरूर अच्छा कर रहा है। अरे यार बाद में बताऊंगा, थोड़ी गाड़ियां वाड़ियां खरीद लेने दे यार, मेरे को बता कुछ अच्छी चीज है। बोले यार तेरे काम की नहीं है, तेरे से नहीं कैसे होगा, तू कर लिया तो मैं कैसे नहीं करूंगा। लो, मैं बोलता तेरे लिए अच्छा है तो बोलता नहीं होगा। तो आदमी को ट्रीट करना सीखो आप। तो अपॉइंटमेंट एक ऐसी चीज है, अपॉइंटमेंट का बेसिक मकसद है सामने वाले को एक्साइटेड कर देना, वो जानना चाहे, वो पहले से तैयार रहे इस काम को सुनने को कि अच्छा काम है, उसके दिमाग में सेट हो, और जबरदस्ती नहीं हो। उसको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, बोलो कोई बात नहीं, बाद में करते हैं हम। राइट फ्रेंड? अपॉइंटमेंट के बाद बारी आती है प्लान्सो की। प्लान्सो जब हम लोग करते थे तो अक्सर मैं अपने सीनियर को जाके बोलता था, सर क्या बोलूं, जो आदमी मिलता है ना बेकार ही मिलता है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता प्लान में इंटरेस्ट नहीं लेता है सर। अच्छा मनीष जी पूरा जोश में दीजिए। सर वो तो जोश तो सर कूट के डाल दिया गया अंदर, जोश में कमी नहीं है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैं अक्सर बोलता था अपने सीनियर को कि सर सामने वाला थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, मैं इतना चिल्लाता हूं, सब कुछ बोलता हूं। सर मेरे को समझाते थे, मनीष जी ऐसा कीजिएगा, कभी कभी आप जोश में क्या होता है ना, एकदम चिल्ला के बोलने लगते हो। बोला सर तो जोश दिखाऊंगा कैसे। बोले यार चिल्लाने से नहीं, आप बताओ, कॉन्फिडेंटली बताओ उसको, इतना नजदीक बैठा है, चिल्लाओगे तो कैसे जोश दिखेगा। बोलते थे आंखों में आंखें डाल के। मैं आंखों में आंखें ज्यादा डालता था लड़कियों की, बता रहा हूं, मेरा बिजनेस खराब हो गया यार, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरा बिजनेस खराब हो गया इन सारे चक्रों में। आपको लग रहा है कि मेरा 2500 माइल होने जा रहा है, बहुत तेज हूं, मुझे लग रहा है मेरा कम से कम 500-700 माइल पीछे रहा हूं इन चक्रों के कारण में। बच के रहना। तो ये प्रोसेस चलता था। एक दिन सीनियर ने मुझे बिठाया, बड़े अच्छे से बोला, मनीष गेस्ट कभी इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, ये बात बांध लो, क्योंकि मेरा कंप्लेनिंग नेचर था स्टार्ट 1-1.5 साल तक बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला मनीष गेस्ट कभी इंटरेस्टेड होते नहीं है, प्लान इंटरेस्टिंग होता है, गेस्ट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसलिए तुम गेस्ट में कोई तब्दीली कर सकते हो, आप गेस्ट में कोई तब्दीली कर सकते हैं, बदल सकते हैं कुछ, आप अपने प्लान को बदल सकते हो, प्लान में क्वालिटी बदल सकते हो ऑफ कोर्स। तो अपने प्लान देने की तरीके को आप चेंज कर सकते हो, अपने एक्साइटमेंट को चेंज कर सकते हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे एकदम साफ लफ्जों में कहा कि गेस्ट इंटरेस्टेड नहीं होता, कभी नहीं, दुनिया में किसी को इंटरेस्टेड गेस्ट नहीं मिला। दुनिया में अगर लोगों को कुछ मिला है तो इंटरेस्टिंग प्लान मिला है। तुम प्लान को इंटरेस्टिंग बनाओ, बातें करो, हंस के करो। तुम जाते हो तो तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, ये तुम्हारा चेहरा से दिखता है। वो बोलते थे तुम कहीं पे जाते हो तो तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, तुम्हारा चेहरा से दिखता है। बोला सर मैं तो इतना जोश में रहता हूं। बोला तुम तो लगता है कि उसको गए हो तो पेमेंट लेके ही आओगे, प्लान दिए नहीं कि बोला सर पेमेंट। बोले सर थोड़ा सर जोश रहता है। बोले यार कुम्हार कभी देखे हो बर्तन बनाते हुए? हाँ, कुम्हार को गांव में नहीं देखे होगे, टीवी पे देखे होगे, पिक्चर में देखे होगे। बोले कुम्हार जब बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है, तो वो मिट्टी के बर्तन को अगर जल्दी में बनाना चाहेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। वो हल्के हाथों से संवार के बनाता है। ये बिजनेस भी हल्के हाथों से संवार के बनती है। इसमें टाइम देना होता है, इसके पीछे आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, इसके पीछे आपका जुनून दिखना चाहिए, इसके पीछे आपके ख्वाब दिखने चाहिए। मैं जब बिजनेस में आया और ये सब चीजें ये सब हो रहा था, फिर प्लान देना सीखा। सीनियर को मैं बोलता था सर 2 आदमी मना कर दिया, 3 आदमी मना कर दिया, सर अब प्लान नहीं दूंगा। सर 10 आदमी को मैंने बोला, 10 लोगों को प्लान दिया और 10 ने मना किया, अब नहीं दूंगा। ठीक किया मनीष जी, आपने एकदम सही डिसीजन लिया। मुझे लगा था सीनियर बोलेगा नहीं देना चाहिए और देना चाहिए, वो बोला गुड राइट डिसीजन, अब मत दो आप प्लान। मैं चुप। बोला मनीष जी आप यहां से कैसे जाओगे? अभी मेरे पास साइकिल भी नहीं थी यार जब मैं बिजनेस को शुरू किया था। बोला सर ऑटो से जाऊंगा। अच्छा ऑटो से? कितना बज रहा है? मैंने घड़ी देखा, रात के 10 बज रहे हैं। मैं बोला सर 10 बज रहे हैं तो कहाँ से ऑटो पकड़ूं? मैं बोला चौक तक पैदल जाऊंगा सर, वहां से ऑटो पकड़ूंगा। बोले ठीक है, एक ऑटो को हाथ नहीं दोगे तो क्या होगा?
हाथ दोगे और वो नहीं रोकेगा तो क्या होगा? मैं बोला दूसरे को दूंगा, वो बोले दूसरा नहीं रोकेगा तो? मैं बोला तीसरे को दूंगा, बोले तीसरा नहीं रोकेगा तो? मैं बोला चौथे को दूंगा, बोले नहीं 10वां भी नहीं रोका तो? मैं बोला 11वें को दूंगा। बोला आप कैसा ऐसा क्यों नहीं करते? 11वें में हाथ बंद कर लो और वहीं पे बैठ जाओ, जो जबरदस्ती ले जाएगा उसी के साथ जाऊंगा। मैं बोला सर ऐसा होगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होगा। बोले कब तक हाथ दोगे यार, तू खुददार आदमी, तू कब तक हाथ देगा? बोले जब तक रोकेगा नहीं तब तक दूंगा सर, रात में वहां खड़ा तो नहीं रहना है। बोला वो ऑटो के लिए तू हाथ देता रहेगा, पर अपनी जिंदगी बनाने के लिए तू गिनता है कितने लोग नहीं बोले? प्लान देता रहा, प्लान देता रहा, प्लान देता रहा, जिंदगी बदलेगी, सितारे बदलेंगे। नाउ ये सब चीज चल रहा था, सब चीज मेरे साथ। सीनियर्स आते थे, उस समय तक ब्रजेश सर को नहीं देखा था मैंने, नाम सुना था बहुत पैसे कमाते हैं, मैंने ब्रजेश सर को बहुत बार सुना, बताया हूँ कि मैं सोचता था सर आप बहुत बूढ़े होंगे, जब इतना लाखों रुपया कमाने वाला आदमी जवान कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में ये था। मैं पहली बार मिला था तो जब आनंद सर बताया ब्रजेश सर है, तो मैं दाएं बाएं देख रहा था, है किधर बूढ़ा आदमी, और मैं इनको मिला, देखा वही। तो मैं आज से बहुत साल, ऑलमोस्ट 7 साल पहले इनसे पहली बार मिला था। तो कई सीनियर्स आते थे, ट्रेनिंग देते थे, बोलते थे आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप भी पैसे कमा सकते हो, आप भी ये कर सकते हो, वो आप 1.5 लाख रुपए हफ्ते जा सकते हो, सब कुछ बोलते थे। और मेरे को भी दिल में आता था मेरा भी लाइफ बदलेगा, मैं भी एक दिन करूंगा। और मेरा ख्याल आता था किसी तरह 10,000 रुपए की मेरे चेक बन जाए, दिमाग में ये रहता था। और काम खूब मेहनत, मीटिंग सेमिनार में रहता था, सीनियर्स बोलते थे आप भी कर सकते हो जब हम कर सकते हो, सब कुछ था। पर अपने को दिल में कभी नहीं लगता था कि ऐसा मैं कर सकता हूं। मैंने अपने एक दोस्त को इस बिजनेस में शामिल करवाया था, वो भी बिजनेस में आया था, वो भी बहुत मेहनत, उसके साथ मैंने बहुत दिनों तक मेहनत किया, एक रिजल्ट नहीं निकला। मैं उसको बहुत डांटता था, मैं बोलता था तू नालायक मेरे साथ क्यों आ गया, मेरा काम रोक दिया आगे। मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत कुछ बोला, हमेशा बोलता था तेरी ये गलती है, तेरी वो गलती है, तेरी वो गलती है। थैंक्स कहूंगा अपने अप्लायंस का जिन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको समझाया, उसके साथ काम किया और बिजनेस बढ़ गया। और मैं सोचता था मैंने बिजनेस बढ़ाया, ऐसा होता था। तो एक बार हुआ क्या कि जब बिजनेस आया, चलने लगा, वो मेरे पास आया, मेरा दोस्त बोला मनीष ऐसा बता कैसे किया जाए कि 34 लाख इस साल अचीव कर लिया जाए। मैं बोला पागल है क्या, 34 लाख कमाएगा? बोला क्यों? बोला अरे पागल, 34 लाख तो कैसे कमाएगा? मैं बोला उसको, बोला क्यों यार, तूने ही तो प्लान दिया था 1 साल में 34 लाख। बोला अबे वो तो प्लान दिया था ना तेरे को, वो तो प्लान है, तू कमाएगा ये थोड़ी बोला था। वो बोला अरे क्या बात कर रहा है यार, तू बोला 34 लाख कमाते हैं लोग। बोला लोग कमाते हैं ना, तू थोड़ी कमाएगा। मैं अपलाइन हूं, आप देखो मेरा कितना, लोग मेरी तारीफ करते हैं और मैं क्या था, मैं वही बोल रहा हूं कि मैं दिखा नहीं सकता 10 साल पहले क्या स्थिति थी मेरी और मेरी क्या सोच थी। तो मैं बोला यार, मैं लोगों को बोला, सीनियर्स को बोला, तेरे को थोड़ी बोला। सर आए थे ना, आनंद सर कमाते हैं, सुनता है ना, 2-4 नाम गिनवाया, बर्दी सर है, प्रशांत सर है, ये लोग सुनता है ना, ये लोग कमाते हैं। अरे तू थोड़ी कमाएगा। बोला जब ये कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमाऊंगा? बोला यार एड़ा है क्या, पागल है? हाँ मैं बोल रहा हूं ना, अरे सीनियर होना पड़ता है इसके लिए। बोला ये क्या बात यार, प्लान देते वक्त बोला। वो मेरे से लड़, मैं भी समझ गया पागल है, वो समझ जाएगा जब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा मार्केट में आएगा। तो मैं ये सोचा, वो मेरे अपलाइन के पास चला गया, चिंटू सर, रणविजय सर, क्या गोटी सेट की, सब लोगों ने एक साथ उसके साथ उसके हाँ में हाँ भर दिया, कमा सकता है, तू भी कमा सकता है, उसको बोल दिया उस पागल को। वो भी विश्वास कर लिया पागल कि कमा सकता है। वो दिन मेरे से मिला नहीं और लग गया काम में। मेरे को पता चला उसकी 32,000 की चेक बनी है, फिर पता चला 35,000 की चेक बनी है, पता चला 40,000 की चेक बनी है। और वो मेरे पास एक बार आया अपने 11 चेक को लेके, और सारे चेक 11 हफ्तों के चेक और सारे 30,000 से ऊपर, और मेरी 3,000 की चेक आती थी उस समय। और मेरी आंख की फटी रह गई। मैं देखा, अब जहां जाऊं उसकी नाम, लोग उसके बारे में बात करें, लगे यार क्या मेरा डाउनलाइन है। मैं लोगों को बोलता मेरा ही डाउनलाइन है, वो मेरे को इसी में अच्छा लगता था बोलने में, मेरा डाउनलाइन है। मैंने ज्वाइन करवाया, मैंने उसको ज्वाइन करवाया है, बोलता था। और क्या को दोस्त था मेरा, हम लोग साथ पढ़ाई किए थे, बिजनेस साथ में लाए थे। और सबसे मुश्किल क्या था ये मेरे को पहचाना कि मेरा डाउनलाइन मेरे से ज्यादा कमा रहा है, और ज्यादा का इतना ज्यादा जो मैं सोच नहीं रहा हूं। मेरा
कुछ और लोग आए, बोले सर क्या वो कमा रहे हैं, ये वो। मेरे को आग लग गई। रूम के अंदर गया, कमरे में गया, एक तो उसके 12 हफ्तों के चेक देखे हुए थे, दिमाग घूम रहा था। उसके बाद वो उसने जो मुझे लास्ट चेक दिखाया था ना अपना 85,000 रुपये हफ्ते का, और दिमाग मेरा एकदम घूम रहा था, आग लगी हुई थी। रूम के अंदर गया, बैठा, वो समझ में नहीं, गुस्सा आ रहा था उस पे, इतना क्यों कमा लिया, चिढ़ हो रही थी, जलन हो रही थी। और रूम में बैठा और कहा जब वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी इंटायर टीम में अगर हम लोग सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करते हैं और सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है तो वो हम सबके डाउनलाइन है और उन्हें दिया जाता है। क्यों, रीजन बताऊं? उन्होंने ये विश्वास हम लोगों के अपने सीनियर्स के अंदर डाल दिया कि अगर कोई कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, और वो कोई और नहीं, सुधांशु शेखर झा। और कहते हैं ना, सीनियर्स की बात पे विश्वास नहीं होती है, बात सही है। सीनियर इतने दिन बोले, आनंद सर, चिंटू सर, इतने साल रणवीर सर समझाए, एक बार भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं 25,000 हफ्ते कमा सकता हूं। पर वो डाउनलाइन सिखा दिया और रूम में बंद होकर कसम खाया एक दिन कि जब मेरा दोस्त कमा सकता है, जब सुधांशु कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं। और वही जुनून था, वही मेरा दोस्त था जिससे आप जल के बोलिए, ईर्ष्या से बोलिए, जैसे बोलिए, आप जो बोलिए। मैं जल गया था, मैं सही आदमी नहीं हूं, मैं मानता हूं, पर उसने मुझे विश्वास दिला दिया। उसने पहली बार मुझ में वो हिम्मत दी कि मैं अपने आप से ये बात कर सका कि मैं भी 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा सकता हूं। और उसके बाद मेहनत किया, और उसके बाद 2 साल बाद मैं 1.5 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंच गया इस बिजनेस में। ये बिजनेस है बिलीव का। वो जो बिलीव आपको दिलवा दे, आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, ये बिजनेस में कोई भी दिलवा सकता है, यही खासियत है। और फिर तो बिजनेस ही बदल गया, फिर सब कुछ बदल गया। फिर कभी निगेटिव आदमी दिखा नहीं दुनिया में, फिर बुरे लोग दिखे नहीं दुनिया में। और जिनसे मिलते थे, कुछ लोग हाँ कहते थे, कुछ लोग ना कहते थे, और ये मान के फिर हम लोग चलते थे कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। सारे लोगों को ड्यूस ऑफ नहीं करना है, कुछ लोगों को हमारी गाड़ियां चलानी है, कुछ लोगों को हमारे कपड़े साफ करने हैं, कुछ लोगों को हमारा घर बनाना है, कुछ लोगों को हमारे घर में खाने बनाने हैं। दुनिया में सभी तरह के लोग होंगे यार। सभी लोग पैसे कमाएंगे तो फिर तो सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, लोग तो ऐसा चाहिए ना हमें। और इसीलिए ना कहने वाले लोग ढूंढते हैं हम लोग। अच्छी है यार, थैंक यू, बहुत अच्छा, आपने ना कहा, कोई बात नहीं। बहुत सारे काम है, उनको बोलता हूँ बहुत सारे काम में करो, किसी काम से जिंदगी बदलेगी। मेरी ड्यूसॉफ्ट से बदली है, मैंने बदला है, और इसलिए ड्यूसॉफ्ट की बात बताता हूं। अब बात आती है फॉलोअप की। बिजनेस फॉलोअप, प्लान के बाद फॉलोअप। फॉलोअप पुराने दिन में सुधांशु जी मुझे आते थे, पकड़ते थे, प्रणव जी पकड़ते थे, चलिए सर फॉलोअप करना है। क्यों, आप लोग जाओ। नहीं सर, बहुत सवाल पूछता है। मैं चलो उसकी बोलती बंद कर दूंगा आज। और घर से सोच कर निकलता था कि बोलती उसकी बंद कर दूंगा। और गया, 8-10 लोग बैठे हैं, एक आदमी बहुत सवाल कर रहा है। कौन सा सवाल करेगा यार, ये 20 लाख लोगों ने तो सवाल किया होगा, वही सवाल। कोई आदमी ऐसा सवाल पूछा जो आप नहीं जानते हो? ऐसा किसी ने सवाल पूछा आज तक? आज तक किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा। जो मैं पूछा वही आप पूछे होंगे अपने अपलाइन से, और जो आपने पूछा वही आज आपके डाउनलाइन आपसे पूछते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो गेस्ट के पास एकदम सीना चौड़ा करके जा रहे थे, पूछो क्या पूछना है। क्योंकि मैंने 1.5 महीने में अपने सीनियर से कम 200-250 सवाल पूछे थे ज्वाइन करने के पहले। तो मुझे पता था मेरे से ज्यादा एक्सपेरिमेंट वाला आदमी नहीं होगा कोई। और ज्यादा था वो जो सवाल पूछता था, बोला ये सवाल, ऐसे उसको जवाब देता था। खटाखट 10 सवाल में बोलती बंद। डाउनलाइन को देखता था, सीना चढ़ा, डाउनलाइन भी खुश। सर बोलती बंद कर दिए। बाहर निकलते थे, बोलते थे पेमेंट ले लेना उससे। पेमेंट बंद, नहीं देता था वो, पेमेंट देता ही नहीं था। डाउनलाइन को फिर गुस्सा करते थे, क्या करता है यार तू लोग, कुछ काम नहीं करता। मैं तो उसकी बोलती बंद कर दिया। एक सवाल ऐसा रहा था, मेरे सामने सवाल करने लायक है वो, हाँ? फिर भी तू नहीं ज्वाइन करवा पाया। बाद में पता चला, सीनियर्स ने समझाया, चलो मैं फॉलोअप करता हूं। उन्होंने फॉलोअप करके दिखाया। वो याद है जो सवाल बोलता था ना, ये मेरा एक सवाल है, आप इसके जवाब। सर बहुत अच्छा सवाल है आपका, वाह बहुत अच्छी सवाल आपने पूछी सर। किस्मत के भरोसे दुनिया में आज तक कुछ नहीं हुआ।
किस्मत के भरोसे हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ तो किस्मत के भरोसे हम कैसे आजाद होंगे? किस्मत के भरोसे एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना सकती तो हम अपने घर कैसे बना सकते हैं? किस्मत के भरोसे एक माचिस की तीली आ नहीं सकती तो एक कार कैसे आ सकता है? किस्मत के भरोसे हम रिक्शे पे नहीं बैठ सकते तो हवाई जहाज पे कैसे सफर कर सकते हैं? किस्मत के भरोसे अगर दुनिया चलती तो कहीं किसी की इंटरव्यू नहीं होती। किस्मत के भरोसे अगर हवाई जहाज उड़ता तो पायलट का ट्रेनिंग नहीं होता, उसके किस्मत चेक किए जाते। किस्मत के भरोसे अगर इंसान सफल होता तो दुनिया में इतने कंपटीशन नहीं होते। अगर दुनिया में कोई सफल है तो अपने डिसीजन के बदौलत। और एक चीज बोलना चाहूंगा जो कल भी ऋषि सर ने बताया, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी दोनों साथ साथ आते हैं। एक कहानी आप सभी को पता है कि इंडिया टीम जब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप खेलने गई थी, हार गई, और उस समय झारखंड के एक लड़के को जो टीम में नया नया था कैप्टन बना दिया गया और बोला गया जा खेल गया, और सारे नए लड़के के साथ उसे भेज दिया गया 2020 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। पर वो जानता था कि दुनिया किस्मत से नहीं चलती, दुनिया फैसलों से चलती है, और उसने फैसला लिया मौका है, कर दिखाएंगे, और कर दिखाया। 2020 इंडिया वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद दुनिया को धोनी के नाम को हम सभी लोग जानते हैं। और धोनी अपनी किस्मत के, आप अक्सर समाचारों में सुनते होंगे कि किस्मत के बड़े धनी हैं। किस्मत से कोई नहीं जीतता, वो अपने फैसलों से जीतते हैं। दुनिया अगर किस्मत से चलती है तो मेरी किस्मत किसने देखी और आपकी किस्मत किसने देखी है? ना मुझे मेरी किस्मत पता थी, ना आपको आपकी किस्मत पता है। हम सभी को पता है कि हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां कोशिश करो, किस्मत कहां है किसको पता। हो सकता है ड्यू शॉट में ही किस्मत हो। अगर किस्मत पे भी भरोसा है तो कोशिश करो, हो सकता है किस्मत यहां तुम्हें इसीलिए लेके आया है कि यहीं से आप करोड़पति बनोगे। जो रोड पे एक बहुत गरीब मां थी जिसका पिता भी नहीं था, और वो बच्चा अपनी मां के हाथ को पकड़ के खड़ा था, और राजा की सवारी जा रही थी, राजा के बच्चे हाथी पे जा रहे थे, और एक बच्चा, राजा का बच्चा उतरता है हाथी से, और एक फकीर रोड के किनारे बैठा था उसके पास जाता है और बोलता है बाबा मेरे हाथ देखना और बताना मेरे हाथों की लकीर कैसी है। वो बोलता है आप बहुत प्रतापी राजा बनोगे, आप दुनिया पे राज करोगे। राजा खुश होता है, उसको सोने की हार निकाल के मोतियों की दे देता है। वो बच्चा जो अपनी माँ को खड़ा था हाथ पकड़ के बोला मामा मैं भी राजा बनूंगा, उसकी माँ ने उसका मुंह पकड़ लिया, कोई सुन लेगा तो फिर आफत आ जाएगी। वो बच्चा अपनी माँ का हाथ छुड़ाता है और दौड़ के रोड के दूसरे साइड जाता है और उस बाबा को दिखाता है, बाबा मेरी हाथों की लकीर देखिए, मैं राजा बनूंगा या नहीं। वो फकीर देखता है, ऊपर नीचे देखता है, उसकी हाथों को नहीं देखता है, बोलता है तेरे हाथ में वो लकीर ही नहीं है कि तू राजा बन सकता है। बोलता है कौन सी लकीर होनी चाहिए? उस फकीर ने बोला यहाँ से यहाँ तक एक लकीर लंबी सी होती है। वो बच्चा दाएं बाएं देखता है, दौड़ता है, एक किनारे की तरफ कांच का एक टुकड़ा था उठाता है और हाथों को चीर लेता है और उस फकीर को ले जाकर दिखाता है, देखिए बाबा मेरे हाथों में लकीर बन गई है और मैं आपको एक दिन दुनिया का राजा बन के दिखाऊंगा। और वो इंसान कोई और नहीं, वो नेपोलियन बोनापार्ट था जिसने पूरे यूरोप पे राज किया। किस्मत इंसान के फैसले और इरादों पे होती है। किस्मत किसी के हाथों में के लकीरों में नहीं होती, उसके फैसले और उसके इरादों पे होती है, और एक कदम और आगे चलने की हिम्मत पे होती है कि क्योंकि दुनिया में बहुत सारे राजा पैदा लिए जिन्होंने ये ठाना कि एक दिन मैं दुनिया जीत के दिखाऊंगा, पर दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे पैदा लिए जो दुनिया को जीतने के लिए अपने घर से निकले, और जो घर से निकले उन्हें हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। कि हाथों की लकीर पे दुनिया नहीं चलती, किस्मत के सितारों पे दुनिया नहीं चलती, क्योंकि दुनिया तो उनकी भी बनती है जिनके हाथ भी नहीं होते। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आपकी किस्मत आपको आगे ले जाएगी या आपके फैसले आपको आगे ले जाएंगे। क्योंकि कहानियां उन्हीं की लिखी जाती है जो फैसले लेने की हिम्मत करते हैं और अपने फैसले पर डटे रहते हैं और उस पर लगातार आगे चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।